हम अकाउंटिंग इन योर लैंग्वेज का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं जहां पर समाप्त कर रहा हूं वहीं से नेक्स्ट वीडियो में हम इसको शुरू करेंगे। पहले वीडियो में हमने आपको कमोडिटीज़ के बारे में पूरी जानकारी दी थी। आज पुनः हम कमोडिटीज़ को आपकी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वभावतः मैं कभी भी इकाई के रूप में बच्चों को नहीं पढ़ाता। इकाई को नहीं, एज ए होल के रूप में हम पढ़ते हैं, तभी अकाउंटिंग का गूढ़ ज्ञान आपके पास आ सकेगा। अन्यथा इकाई के रूप में मशीनरी, फर्नीचर इत्यादि गिनते गिनते दिन चला जाएगा, लेकिन पूरी जिंदगी आप अकाउंट्स को आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपकी भाषा में कमोडिटीज कौन नहीं जानता है? दिस इज ऑल्सो ए कमोडिटीज। कमोडिटीज का मतलब क्या बताए? अर्थात कोई भी चीज, ये भी चीज ही है, कोई भी चीज अथवा वस्तु जिसका अपना एक मूल्य होता है, जिस मूल्य पर बेचा और खरीदा जाता है या खरीदा जा सकता है। अर्थात हमारी मर्जी इस बिल्डिंग को बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, लेकिन जिस दिन बेचने की इच्छा होगी तुरंत ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाएगी। दैट इज बिल्डिंग इज ऑल्सो ए कमोडिटीज। अर्थात आप कमोडिटीज के तरह से इसको समझिए, क्योंकि इसी कमोडिटीज के अंतर्गत सारी वस्तुएं आती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो। इसके संदर्भ में हमने कहा था सुई से लेकर हवाई जहाज तक। अर्थात आज उसी कमोडिटीज को पुनः आगे बढ़ाते हुए इस विश्वास के साथ कि रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, रूल्स ऑफ रियल अकाउंट एंड रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट को आप जानते हैं, इतना कहने की कोई हमको आवश्यकता अभी नहीं है। अर्थात जो बिगिनर है, 10th to 11th में आए, थोड़ा उनको प्रारंभिक तौर पर समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन जो 12th में है उसको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अर्थात जितना हाई लेवल में चले जाइए, हो सकता है चार्टर अकाउंटेंसी में भी प्राय इस कंसेप्ट की आवश्यकता हो। दैट इज माय कंसेप्ट, नॉट टेकन फ्रॉम दी बुक्स। हम कोई भी कंसेप्ट किताब से नहीं लेते, अर्थात मैं स्वयं ही कंसेप्ट बनाता हूं, और इस तरह से ताकि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अकाउंटिंग की समझ आ सके। तो हमने लिखा ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ऑल कमोडिटीज आर डिवाइडेड इनटू, अर्थात पूरी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जिसे आप देखे हो या ना देखे हो, जितनी भी वस्तुएं, उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। अर्थात इन 3 भागों में बांट देने के बाद मेरा दावा है कि कोई भी कमोडिटी आपसे छूटा नहीं है। पहला हमने लिखा रियल। रियल मीन्स दैट इज बिलोंग्स टू रियल अकाउंट। अर्थात इसको जब भी हम बही में लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दोज कमोडिटी दीज आर परचेज, अर्थात वे वस्तुएं जिसे खरीदे हैं, नॉट फॉर सेल, बेचने के लिए नहीं। अर्थात हमने खरीदा बट यूज्ड इन बिजनेस फॉर ए लॉन्ग टाइम। हमने क्यों खरीदा? ताकि व्यापार में लंबे समय तक उसका हम प्रयोग कर सकें। अर्थात प्रयोग करने के उपरांत अगर वह कमोडिटी बेकार हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती है, तब वैसी परिस्थिति में हम कबाड़ी के रूप में उसे बेच देते हैं। यह बेचना अभी हमारे लिए बात कहने की बात नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी कबाड़ी होता है तब भी हम उसे बेच देते हैं। दैट इज ऑल्सो ए कमोडिटीज। कबाड़ी भी अपने आप में एक वस्तु है, क्योंकि उसे भी बेचा जाता है। इन ए लॉन्ग टाइम का मतलब मोर देन 1 ईयर। बस इतना ही मुझे कहना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहना है। अब आप बैठे बैठे सोचिए, चिंतन मनन कीजिए और कुछ से कुछ अंदाजा लगाइए और अपने आप में बोलने की क्षमता पैदा कीजिए कि यह कमोडिटीज रियल काइंड्स ऑफ कमोडिटीज है या नहीं है। अगर है तो पक्का
डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट के द्वारा लिखा जाएगा। दूसरा हमने लिखा नॉमिनल। नॉमिनल के दो भाग ए एंड बी। हमने पहले कहा पूरी कमोडिटीज को तीन भागों में बांटना है, एक भाग बांट दिए, अर्थात नॉमिनल में दो भाग हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर तीन भाग हुए। पहला है गुड्स, बहुत आसान है। गुड्स कहते किसे है, कई वीडियो में मैंने समझाया, अर्थात जिस चीज में हम व्यापार करते हैं अर्थात उसे को हम गुड्स कहते हैं, और इस गुड्स को हम नॉमिनल अकाउंट के रूल से लिखते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। हम हमेशा दो बातें कहते हैं, गेन्स, एक्सपेंसेस एंड गेन्स। अब इसको भी हम आगे चलकर समझाएंगे। अभी आप यहां समझिए, गुड्स दोज कमोडिटी व्हिच वाज परचेज फॉर सेल, अर्थात ये वे वस्तुएं जिसे व्यापार में बनाया ही गया या खरीदा ही गया बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड गुड्स। और गुड्स को जब भी हम बहियों में लिखते हैं तो इसे चार शब्दों से विभूषित करते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ऑल आर गुड्स, सभी माल के आने और जाने की बात कहता है। इसीलिए कुछ विद्वान इसे रूल्स ऑफ रियल अकाउंट लगा देते हैं, जबकि की वस्तुतः इसकी विशेषताएं रियल की नहीं होती है, यह नॉमिनल की विशेषताएं, क्योंकि खरीदा ही गया बेच देने के लिए मीन्स बहुत ही शॉर्ट पीरियड में जितना जल्द से जल्द हो सके उसको हम बेच देना चाहते हैं। बी में दोज कमोडिटी व्हिच इज परचेज नॉट फॉर सेल, यह भी नॉट फॉर सेल, बेचने के लिए हमने नहीं खरीदा, बट यूज्ड इन बिजनेस फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, अर्थात इसका प्रयोग व्यापार में बहुत ही क्षणिक, बहुत ही कम समय के लिए किया जाता है और कम समय में ही कबाड़ बन जाता है। अर्थात जब यह बर्बाद हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो इसे उठाकर हम फेंक देते हैं या डस्टबिन में रख दीजिए। तौल के हिसाब से कभी 1 किलो 2 किलो हो जाए तो 10-20 रुपए में बिक जाएगा। कहने का मतलब हर एक चीज एक न एक समय में बर्बाद हो जाता है, उसे हम कबाड़ी कहते हैं। तो अभी हमने आपको क्या बताया, बट यूज्ड इन बिजनेस फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम का मतलब लेस देन 1 ईयर। मोर टाइम का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टाइम, मोर देन 1 ईयर। ये अंतर करना कोई बड़ी बात तो नहीं। शॉर्ट टाइम दैट इज ए काइंड ऑफ स्टेशनरी, पोस्टेज। हम व्यापार में बहुत कुछ ला कर रखते हैं, आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उसका प्रयोग हम करें, इसके लिए हम पोस्टेज ला के रखते हैं। डाक टिकट, रेवेन्यू टिकट इत्यादि सब कुछ, स्टेशनरी, कलम है, कॉपी है, जितना भी है, लीड है इत्यादि ला कर रखते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुनः इसका प्रयोग किया जा सके, अर्थात बाजार से तो बार बार खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यह सेकेंड है। यह दोनों कमोडिटीज, चाहे वह बेचने के लिए खरीदा गया हो या वेरी शॉर्ट टाइम के लिए प्रयोग करने के लिए खरीदा गया हो, बोथ आर नॉमिनल एंड हैव ए नॉमिनल रूल्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। इतना तक हमने कल बात किया था, इसलिए अब इसको हम हटा देते हैं। अब हम नेक्स्ट पर बात करेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। सिर्फ आप सीमित नहीं रहें और सीमित बन जाए ताकि आपको कभी कोई चीज समझने में दिक्कत नहीं हो। अर्थात हमने यहां लिख कर रखा था ट्रांजैक्शंस इन सर्विसेज। कहता है कि एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। दैट मीन्स हम जो व्यापार की कल्पना करते हैं, जिस व्यापार के सपने को हम देखते हैं, हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल दिया था। बड़े सपने देखते हैं और उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए हमें कई लोगों की आवश्यकता होती है, अनेक लोगों की आवश्यकता होती है। स्वीपर की भी जरूरत होती है, वॉचमैन की भी जरूरत होती है, ऑफिस स्टाफ की भी जरूरत होती है, ऑफिसर्स की भी जरूरत होती है। इन जरूरतों को पूरा हम कैसे करते हैं? उनकी सेवाओं को हायर करके, खरीद कर,
अर्थात उनकी सेवा हम खरीदते हैं। दैट मीन्स नॉट फॉर सेल, हम इसे बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं। ट्रांजेक्शंस इन सर्विसेज, कमीशन, ट्रांजेक्शन इन सर्विसेज, सैलरी, वेजेस, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, ईटीसी। कुछ नाम हम दिए। इस नाम को क्या कहते हैं, इसको आप हमेशा कॉल कीजिएगा, दैट इज ए नेम, एन आइटम ऑफ एक्सपेंसेस। सैलरी इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंसेस, खर्च का एक मद है। ऐसे ऐसे हम सैकड़ों खर्च करते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे मीन्स सेवाओं के खरीदने पर जितना भी हमने खर्च किया वह सब कहलाता है ट्रांजेक्शंस इन सर्विसेज। और ये सेवा हम न केवल सैलरी, वेजेस, कमीशन के रूप में बल्कि रेंट में। सेवा का मतलब होता क्या है, मीन्स लोगों की सेवाओं को खरीदते हैं, चाहे वह छोटे लोग हों, बड़े लोग हों, बड़े अफसर हों, छोटे स्वीपर हों, सभी के सेवाओं की जरूरत एक व्यापार में होती है और सबको उसके द्वारा किए गए परिश्रम के बदले में हम एक पारिश्रमिक देते हैं, जिसे हम कभी सैलरी कहते हैं तो कभी वेजेस कहते हैं। अर्थात बड़े लोगों को वही पारिश्रमिक देते हैं तो सैलरी कहते हैं, और वही छोटे लोग को पारिश्रमिक देते हैं तो वेजेस कहते हैं। अर्थात यह डिस्क्रिमिनेशन लाइफ में हर कोई करता है। तो हम अगर बिजनेस टर्म के रूप में इसे समझ रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पर जितनी भी बातें मैं समझा रहा हूं दैट इज इन बिजनेस टर्म, अर्थात व्यापार के शब्द के अनुसार हमने हर एक चीज को ढालने का प्रयास किया है। इसे बिजनेस टर्म के रूप में समझिए। दैट मीन्स सैलरी, वेजेस, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंसेस, अर्थात यह हमेशा खर्च मांगता है। और खर्च का मतलब हमेशा कैश जाने का बोध कराता है, कैश कभी आने का बोध नहीं कराता है। ये भी हम आपको समझाएंगे कि कभी कैश आने का भी बोध होता है, हमेशा जाने का बोध नहीं होता है। अभी हम सिर्फ यही कहेंगे कि एक्सपेंसेस का तात्पर्य रुपये का जाना होता है। तो सैलरी, वेजेस, कमीशन, ये सब नेचुरल पर्संस के द्वारा दी गई सेवाएं हैं। केवल सेवाएं नेचुरल पर्संस ही नहीं करता है, बल्कि रेंट और इंटरेस्ट यह दो ऐसी सेवाओं के बदले में लिखे हैं जो प्रायः नॉन लिविंग थिंग के रूप में हम कहते हैं। इसे हम लिविंग थिंग सर्विसेज कहते हैं और ये नॉन लिविंग थिंग सर्विसेज है। हम अपना व्यापार स्थानीय से बढ़कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करते हैं और हर जगह व्यापार करने के लिए हमें एक छांव की जरूरत होती है, जहां पर हम अपने व्यापार के करने के लिए नियुक्त किए गए लोगों को बैठने की जगह प्रदान कर सकें और उसका व्यापार संचालन, अर्थात ये सब व्यापार को सही सही संचालित करता है। रेंट, हम किसी शहर में मकान को किराया पर लेते हैं, अर्थात मकान के मालिक के स्वामित्व का लाभ हम व्यापारिक रूप से कमाते हैं, इसलिए हमको रेंट देना पड़ता है। लोगों से उधार राशि के रूप में हम कर्ज लाते हैं, स्वाभाविक रूप से ब्याज देना पड़ेगा, अर्थात उसके द्वारा दिए गए रुपये का हम व्यापारिक लाभ कमाते हैं, तो थोड़ा सा ब्याज देने में क्या हर्ज है। तो ये भी उसके द्वारा दिए गए रुपये की सेवाओं के बदले में हम यह ब्याज देते हैं, अर्थात यह भी एक प्रकार से सेवा ही कर रहा है। अलग बात है कि इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो ट्रांजेक्शंस इन सर्विसेज इज ऑल्सो ए नॉमिनल अकाउंट, इसे भी रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट के द्वारा ही लिखा जाता है, अर्थात अभी ऑल आर एक्सपेंसेस, ऑल आर एन आइटम ऑफ एक्सपेंसेस, अभी सभी
प्राय खर्च के मद का बोध कराता है। अर्थात 15 रुपया हम किस पर खर्च किए, नाम बताना पड़ेगा, दैट इज ए पेन, अर्थात कलम पर खर्च हो गया। दैट मीन्स आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं कि ऑल आर एन आइटम ऑफ एक्सपेंसेस, हर एक खर्च का मद है। और ऐसे ऐसे सैकड़ों और हजारों मद हमारे व्यापार में होते हैं। हजारों को गिनने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। इन्हीं 5 के द्वारा हम बहुत कुछ समझ जाते हैं। अब हमने यहां पर एक लॉस लिखा, चर्चा तो हमने किया, रियल अकाउंट की चर्चा किया, दैट इज ए रियल एक्सपेंडिचर। नॉमिनल अकाउंट की हमने चर्चा किया, दैट इज ए नॉमिनल एक्सपेंडिचर। रियल एक्सपेंडिचर ही भविष्य में जाकर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, और वही कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको संपत्ति के रूप में कहते हैं। मीन्स अंतिम रूप से रियल एक्सपेंडिचर फॉर्म ए एसेट्स, मीन्स एक संपत्ति को क्रिएट करता है। इसे भी हम कहते हैं नॉमिनल एक्सपेंडिचर, इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। अर्थात यह कोई संपत्ति क्रिएट करता नहीं है, इसीलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। खर्च तो वो भी है, खर्च ये भी है, अंतर सिर्फ इतना है कि यह कैपिटल एक्सपेंडिचर है और यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, चाहे वह सैलरी हो या कोई भी हो। अब समझिए लॉस। लॉस क्या है? हानि व्यापार में 2 प्रकार की हो सकती है। एक होता है ट्रेडिंग लॉस, दैट मीन्स आपने व्यापार अच्छे ढंग से नहीं किया, जिसके चलते आपको हानि उठाना पड़ गया। वैसे हर आदमी व्यापार में लाभ ही कमाना चाहता है, लेकिन लाभ की सर्टेनिटी नहीं होती है। व्यापार करना बहुत ही एक टेढ़ी खीर के समान होता है, हर कोई लाभ नहीं कमा सकता है, लॉस भी होता है। तो व्यापार के डील करने से जो हानि होती है दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग लॉस। इसको हम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के साथ जोड़कर लिखते हैं। होता प्रॉफिट है, फिर भी हम शीर्षक डाल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कौन जाने अंतिम में क्या होगा, प्रॉफिट निकलेगा कि लॉस होगा। स्वाभाविक रूप से हम हर बार जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो दोनों शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। यद्यपि कि होता है वन, आइदर प्रॉफिट और आइदर लॉस, लेकिन लिख कर चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चों ये सारी बातों को ध्यान में रखिएगा कि अंतिम में हमको रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, तो बार बार इसको मिटा के तो नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसके दोनों एस्पेक्ट को रखकर आगे बढ़ते हैं और अंत में जो भी रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है उसे हम लिखते हैं आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। लॉस इज नॉट ए ट्रांजेक्शन, यह कोई लेन देन नहीं है, यह लेन देन नहीं है। अभी हमने ट्रेडिंग लॉस की बात किया तो वह था क्या, लेन देन की उत्पत्ति था, मीन्स लेन देन करने से व्यापार में होने वाली हानि अथवा लाभ था। लेकिन यह लॉस उसे नहीं कहेंगे, वह ट्रेडिंग लॉस है। यह लॉस इज नॉट ए ट्रांजेक्शन, कोई लेन देन नहीं है। अर्थात इसे हमेशा 2 व्यक्तियों के बीच में संपन्न नहीं किया जाता है, यद्यपि कि किसी भी लेन देन को करने के लिए हमेशा 2 व्यक्ति, हम इस पर अभी तुरंत फिर आ रहे हैं, 2 व्यक्ति की भी चर्चा करेंगे अभी। दिस इज ओनली ए एबनॉर्मल कंडीशन, दैट मीन्स यह एक अस्वाभाविक स्थिति है। अर्थात आपने 5 रुपए का लॉटरी टिकट लिया, क्या इसकी संभावना 0.00001% भी आपको उम्मीद है कि हमको लॉटरी की रकम उठ जाएगा? लेकिन कोई भाग्यशाली भी होते हैं जिसे करोड़ों रुपए की लॉटरी उठ जाती है, लेकिन उसका कभी पूर्वानुमान नहीं किया जाता है। दैट इज ए एबनॉर्मल कंडीशन, यह एक प्रकार की अस्वाभाविक स्थिति है, व्यापार में हमेशा होता है हमारे कारण से। अर्थात गोडाउन में आग लग गया, करोड़ों संपत्ति का नुकसान हो सकता है। चोरी, थेफ्ट हो जाना, दैट मीन्स हमारा कोई कर्मचारी कैश का गबन कर लिया, दैट इज कॉल्ड थेफ्ट। एक्सीडेंट, अर्थात कोई दुर्घटना घट गई, अर्थात हमारी फैक्ट्री में कामगारों का
काम करते हुए फैक्ट्री में हाथ गोड़ इत्यादि कट गया, फ्रैक्चर हो गया, अर्थात उसको नुकसान की भरपाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट। अर्थात ये सब एबनॉर्मल कंडीशन है, कौन जानता है कि हाथ गोड़ टूट ही जाएगा, फिर भी ये घटनाएं घटती है, तो इसको हम एक्सीडेंट कहते हैं। बैड डेट्स, रुपया डूब जाना, कौन जानता है, उसके तकदीर पर तो नहीं लिखा हुआ है कि यह आदमी हमारा रुपया वापस नहीं करेगा, फिर भी रुपया डूब जाता है। बैंक के कितने रुपये करोड़ों में, अरब नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ने करोड़ों करोड़ का नुकसान प्राय एक बैंक को दिया है, जिसे बैंक ने एनपीए कह के राइट ऑफ कर देता है। अर्थात यह जो राइट ऑफ कर देता है उसी की वसूली बैंक आज तरह तरह के चार्जों के द्वारा हम छोटे छोटे लोगों से वसूल रहा है। एटीएम चार्ज, तो पासबुक चार्ज, तो चेकबुक चार्ज, चार्जों की कोई कमी नहीं है। अर्थात नीरव मोदी जिन्होंने 12,000 करोड़ रुपया पीएनबी बैंक के डुबा दिए, उसके लिए बैंक अब क्या करेगा, तो हम ही सब पर वो थोड़ा थोड़ा भार डालता है। दैट मीन्स ये सब बैड डेट, रुपया डूब गया, तो रुपया डूब गया तो उसको क्या कहते हैं, रुपया डूब जाने को बैड डेट कहते हैं, अर्थात हानि हो गई। एग्जाम्पल स्वरूप अभी हमने बता भी दिया था कि सैलरी बेसिस ओनली आइटम ऑफ एक्सपेंसेस, अर्थात यह खर्च का एक मद है। ऐसे ऐसे अनेकानेक मद आपके सामने उपस्थित होंगे, तो जब तक आप इसके कंसेप्ट को बढ़िया से नहीं समझेंगे तो जिंदगी भर आपको अकाउंटिंग में समझने में कठिनाई होगी। अभी हमने आपको बताया कि सर्विसेज खरीदते हैं, नॉट फॉर सेल, बेचने के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी अब इसको मिटाते हैं। बड़ा जान के आश्चर्य है कि कभी कभी सर्विस इज ऑल्सो treated as goods। गुड्स किसे कहते हैं, जिस चीज में हम व्यापार करते हैं, डील करते हैं, उसे गुड्स कहते हैं। कभी कभी सर्विसेज इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए गुड्स, कभी कभी सेवा भी गुड्स हो जाता है। दैट मीन्स आ जाइए थोड़ा सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर अर्थात एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, आज के दौर में यह प्राय अंबानी और अडानी को भी पीछे छोड़ने की स्थिति में है। अर्थात यह भी कोई व्यापार ही करता है जिससे करोड़ों करोड़ का लाभ कमाता है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, आज 2021 है। इसकी पूंजी संपत्ति 100 मिलियन को पार कर चुका है, जबकि इसकी शुरुआत हुई थी 1 लाख कैपिटल से। इसके 10 नामी गिरामी शेयर होल्डर प्रारंभिक तौर पर होते हैं, फिर आईपीओ लाया जाता है, उसके द्वारा धन जुटाया जाता है। आज 2021 में 100 मिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति इसके पास होती है। इसकी सालाना कमाई तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की होती है। ये क्या बेचता है, सवाल इतना ही है कि बेचता क्या है, तो ये बेचता है सर्विस को ही हायर करता है। दैट मीन्स इस सेवाओं को खरीदता है और सेवाओं को ही बेचता है। तो जिस चीज को खरीदा और उसे ही बेचा गया, दैट मीन्स दैट इज ए काइंड ऑफ गुड्स। अर्थात इसके लिए सेवा खरीदना और सेवा बेचना नियति रोज रोज के काम। यह किसी सेवा, दैट मीन्स यह किस प्रकार से सेवा प्रदान करता है, तो मोटा मोटी यह सैकड़ों प्रकार के ऐप को तैयार करता है। किसी कंपनी को किसी भी प्रकार के ऐप की जरूरत होती है तो वह टीसीएस से कंसल्ट करता है। वह अकाउंटिंग ऐप बना दे सकता है। दैट मीन्स इसके अंतर्गत काम करने वाले जितने भी होते हैं सब आईटी होल्डर होते हैं और बहुत ही
हायर एजुकेटेड होते हैं, मीन्स बहुत ही शिक्षित होते हैं, जिसे बहुत ही अधिक वेतन पर लाया जाता है। तो यह सब सेवाओं को खरीदते हैं, मीन्स खरीदते हैं, और इन्हीं सेवाओं को प्राय बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचते हैं। अगर किसी की सेवा को यह 40,000 में खरीदा है तो इसे दूसरी कंपनी को 1 लाख में बेच देता है। मीन्स इसको कहते हैं डिस्प्लॉयड करना, मीन्स अपने यहां एम्प्लॉयड करके दूसरे के यहां डिस्प्लॉयड करना। अर्थात जैसे ही इसका काम समाप्त होता है पुनः यह व्यक्ति हमारे यहां लौट आता है। अब 40,000 के बदले में 1 लाख इसलिए लेते हैं कि इसकी संपत्ति क्या होती है? इसकी संपत्ति फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि ही होते हैं। तो इस प्रकार से यह टीसीएस अपना व्यापार करता है, जहां सर्विसेज ट्रीटेड एज ए गुड्स, अर्थात यह सेवा ही खरीदता है और सेवा ही बेचता है। ये 1 लाख लेता है तो इसके ऊपर 20,000 रुपये का खर्च भी होता है। खर्च दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इसको एडमिन एक्सपेंसेस कहा जाता है। अर्थात इन खर्च को अगर इसमें मिला दिया जाए तो इस एक सर्विस पर पड़ने वाले खर्च कुल 60,000 हुए। अगर हमने 1 लाख में सेवा बेचा, दैट मीन्स हम 1 पर 40% की कमाई करते हैं। स्वाभाविक रूप से इसकी कमाई जो आज लाखों करोड़ में होती है, इसके पीछे यही लॉजिक है। टीसीएस के पूरे कहानी को समझने की कोई आवश्यकता यही नहीं है, सिर्फ समझ चुके होंगे कि सर्विस ऑल्सो ट्रीटेड एज ए गुड्स, और उसी को समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का लिया है। आप जानते हैं किसी भी ट्रांजैक्शंस को करने के लिए हमेशा 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। 2 व्यक्ति के बिना कोई लेन देन किया ही नहीं जा सकता है। चाहे हम रियल ट्रांजैक्शंस करें, चाहे हम नॉमिनल ट्रांजैक्शंस करें, नॉमिनल ट्रांजैक्शंस एज गुड्स, रियल ट्रांजैक्शंस कोई भी हो, नॉमिनल ट्रांजैक्शंस एज गुड्स के रूप में, नॉट अदर के रूप में। हमने 2 कंडीशन बताए, गुड्स के रूप में दूसरा बताए थे, तो दूसरा को अभी छोड़ दीजिए। रियल दूसरा और तीसरा भी ले लीजिए, ए भी ले लीजिए, बी भी ले लीजिए, ये सब गुड्स है। दैट मीन्स ए भी गुड्स है, तो ए ही हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये 3 प्रकार के गुड्स। मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन हमेशा कैश और क्रेडिट, नगद और उधार। नगद में व्यक्तियों की कोई आवश्यकता बहियों में लिखने की नहीं होती, लेकिन जब भी उधार लेन देन होता है तुरंत व्यक्ति को बही में लिखने की आवश्यकता होती है। और किस प्रकार से लिखते हैं, तो जब भी उधार लेन देन हो तो यह दोनों ऑल दी कमोडिटीज लाइक ए, बी एंड सी, इस सब को जब लिखते हैं तो या तो नेचुरल पर्सनल के रूप में लिखते हैं या आर्टिफिशियल। पर्सनल के रूप में लिखते हैं। दैट मीन्स व्यक्तिगत खाता के 3 स्वरूप होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लेकिन कमोडिटीज को लिखने के लिए हमेशा आइदर नेचुरल पर्सनल अकाउंट या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है नहीं होता है, आप हमारे वीडियो को देखिए। हमने पहला वीडियो प्राय इसी के आधार पर बनाया था। अगर नहीं समझते हैं तो आप वीडियो को सर्च कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाइए। और कोई भी अगर आज हमसे जुड़े हैं तो जुड़ने के बाद अगर आपको अच्छा लगता हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके सारे वीडियो को खोजिए और उसको अध्ययन मनन कीजिए, क्योंकि मेरी पढ़ाई कुछ इसी किस्म की चलती है। अब आ गया रियल, आ गया नॉमिनल, आ गया, बचा क्या भाई? तीसरा बचा सर्विसेज। सर्विसेज हमेशा रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लिखा जाता है। दैट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
सर्विसेज को हमेशा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स के द्वारा लिखा जाता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में 4 वर्ड्स होते हैं। एक होता है कैपिटल, एक होता है ड्राइंग। यह दोनों केवल ऑनर्स के लिए यूज होता है, दूसरे के लिए यूज नहीं करते। 2 वर्ड और होता है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। ये हमेशा एक्सटर्नल के लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स जो कंपनी के अंतर्गत मालिक नहीं है, दूसरा कोई थर्ड पर्सन है, तो उसके लिए आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड शब्द का प्रयोग किया जाता है। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड यह 2 शब्द बाहर के लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता है और यह पर्सनल अकाउंट को रोजनामचे में, ट्रांजैक्शंस में लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब कोई उधार लेन देन में ही व्यक्ति बही में लिखा जाता है। ए किसको लिखेगा? बी को। बी किसको लिखेगा? ए को। बही हमेशा दूसरों को लिखने के लिए रखा जाता है, अपने को लिखने के लिए नहीं रखा जाता है। तो बच्चों, आज तक के लिए इतना। अगर बहुत अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं तो वीडियो को बिना मांगे, बिना कहे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी पढ़ाने का आनंद प्राप्त हो सके। तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।